कभी कभी जिंदगी इतनी जटिल पहेली बन जाती है कि समझ नहीं आता गलत कौन है और सही कौन। घर वही, लोग वही, पर दिलों में जैसे कोई दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह आयुष नाश्ता करने बैठा ही था कि अंदर से आती हुई आवाजों ने उसके हाथ रोक दिए। बगल वाले कमरे से उसकी मां पिता की तेज बहस सुनाई दे रही थी। क्या इसी दिन के लिए हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन ये हमें खून के आंसू रुला दे? आवाज थी उसकी मां सरोज की। और तभी उसके पिता महेश गुस्से से बोले, बड़ा हो गया है ना अब, इसलिए अपने फैसले खुद लेने लगा है। अब इसे मां बाप की जरूरत ही क्या रह गई। आयुष के हाथ में उठी रोटी प्लेट में वापस गिर गई। उसने पानी का गिलास उठाया, एक लंबा घूंट लिया और बिना कुछ बोले उठ गया। तभी दरवाजे से उसकी बड़ी बहन सान्या अंदर आई। वो मायके आई हुई थी और सामने ये दृश्य देखकर रुक गई। क्या हुआ आयुष, तुमने नाश्ता अधूरा क्यों छोड़ा? और मम्मी पापा सुबह सुबह क्यों नाराज है? सान्या ने पूछा। लेकिन आयुष बिना कुछ बोले अपना बैग उठाकर घर से निकल गया। सान्या कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी अंदर से सरोज और महेश बाहर आए। अरे सान्या, तू कब आई? महेश ने उदासी से कहा। सान्या ने पास जाकर दोनों को प्रणाम किया और बोली, पापा, मम्मी, क्या बात है? अभी अभी आया हूं और माहौल इतना भारी क्यों है? सरोज ने उसके पास बैठते हुए कहा। क्या बताओ बेटी, इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा ने इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा था। लड़की और उसका परिवार दोनों ही बहुत सुसंस्कारी थे। पर जब मैंने आयुष को लड़की की फोटो दिखानी चाही तो बोला, मुझे अपनी पसंद की लड़की मिल चुकी है। अब बताओ, क्या ये हमारे संस्कार है? मां की बात सुनकर सान्या मुस्कुरा दी और बोली, मां, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? अब जमाना बदल गया है। आजकल लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी खुद चुनते हैं। बस कर सान्या, महेश ने बीच में टोकते हुए कहा। तू उसे समझा दे, उसकी शादी वही होगी जहां हम तय करेंगे। सान्या ने गहरी सांस ली, कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। शाम को जब आयुष घर लौटा तो सान्या उसके सामने आ गई। क्या मैं अब इतनी पराई हो गई हूं कि तू अपने दिल की बात भी मुझसे नहीं कह सकता? आयुष ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। सच कहो दीदी, आज ऑफिस से लौटते वक्त यही सोच रहा था कि अब तुम्हें सब कुछ बता दूं। तो बता, कौन है वो लड़की? सान्या ने प्यार से उसके पास बैठते हुए पूछा। उसका नाम रिया है, बैंक में साथ काम करती है। बहुत सीधी, समझदार और ईमानदार लड़की है। पर मम्मी पापा ने बिना देखे ही इनकार कर दिया। सान्या ने कहा, आयुष, मम्मी पापा पुराने ख्यालों के हैं। हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे। लेकिन पहले मुझे रिया से मिलवाओ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कल रविवार है दीदी, मैं उसे रेस्टोरेंट बुला लूंगा, वही तुम मिल लेना, आयुष ने कहा। अगले दिन सुबह जब दोनों पहुंचे तो रिया पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। गोरी, सादगी भरी और आंखों में आत्मविश्वास लिए। वो बिल्कुल वैसी थी जैसी हर मां बाप अपने बेटे के लिए चाहते हैं। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, रिया, ये मेरी दीदी सान्या है। रिया ने झुककर सान्या के पैर छू लिए। सान्या का दिल वही पिघल गया। सब लोग साथ बैठ गए। कॉफी पीते हुए सान्या ने कुछ हल्के सवाल पूछे, रिया के परिवार, काम और उसके सपनों के बारे में। रिया ने हर सवाल का जवाब बहुत शालीनता से दिया। फिर सान्या ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, रिया, तुम जानती ही होगी कि हमारे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं। अगर कभी आयुष ने तुम्हें छोड़कर उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ली तो तुम क्या करोगी? रिया थोड़ी चौंकी पर संयम से बोली, दीदी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अगर वो अपने मां बाप के लिए ऐसा करेगा तो मैं भी उसे दोष नहीं दूंगी। मैं अपनी जिंदगी को एक गलत फैसले की वजह से बर्बाद नहीं करूंगी। मैं जीना जानती हूं, टूटना नहीं। रिया की बातें सुनकर सान्या की आंखें नम हो गई। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा,
मुझे अपने भाई की पसंद पर गर्व है। वो दिन सान्या के मन में जैसे हमेशा के लिए बस गया। वापस लौटते समय कार में सान्या ने मुस्कुराकर कहा, आयुष, वो बहुत अच्छी है। सच में तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए। आयुष की आंखों में जैसे उम्मीद की किरण चमक उठी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया अब सही दिशा में जा रही है। अगले कुछ हफ्तों में सान्या ने घर का माहौल बदलने की पूरी कोशिश की। उसने धीरे धीरे मां से बात की, उन्हें समझाया और आयुष की पसंद के बारे में खुलकर बताया। एक शाम जब सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे तो सान्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, मां, पापा, अगर आप लोग चाहें तो इस रविवार को रिया को घर बुला लेते हैं। आखिर देख तो लीजिए कैसी है वो। शायद आप दोनों का नजरिया बदल जाए। महेश ने अखबार मोड़ते हुए कहा, ठीक है, बुला लो, लेकिन याद रहे फैसला अभी नहीं होगा। पहले हम खुद देखेंगे कि लड़की वैसी है भी या नहीं जैसी तुम लोग बता रहे हो। सरोज ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। रविवार को घर में जैसे कोई छोटा सा उत्सव था। सान्या ने खुद फूलों की सजावट की, सरोज ने खास पकवान बनाए, पर फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक झिझक थी, जैसे मन अभी तक तैयार नहीं हुआ हो। दोपहर ठीक 1 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रिया अपने माता पिता के साथ अंदर आई। उसने हल्के गुलाबी सूट में सादगी से नमस्कार किया और झुककर सरोज के पैर छू लिए। सरोज के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, खुश रहो बेटी, बैठो, कुछ खाओ पियो। महेश भी सामने बैठे थे। उन्होंने कुछ औपचारिक सवाल पूछे। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? आपके परिवार में कौन कौन है? और हां, शादी के बाद नौकरी जारी रखोगी? रिया ने एक एक सवाल का जवाब बड़ी सहजता से दिया। उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था, कोई बनावट नहीं थी। कुछ देर बाद जब सब लोग बैठे थे तो सरोज ने अचानक पूछा, बेटी, हमारे समाज में अभी भी कुछ बातें मायने रखती हैं। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति तो बहुत साधारण है ना? रिया थोड़ा असहज हुई, फिर भी शांति से बोली, जी, हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मां टीचर है और पापा रिटायर्ड पोस्टमास्टर। हमने सादगी में रहना सीखा है, झूठे दिखावे में नहीं। महेश ने हल्का सा गला साफ किया और बोले, देखो बेटी, बात सीधे कह देता हूं, हमारे समाज में बराबरी का मेल बहुत जरूरी होता है। अब हम अपने बेटे की शादी ऐसे घर में करें जहां हमें हर जगह सर झुकाना पड़े, ये तो ठीक नहीं। आयुष कुछ बोलने ही वाला था कि रिया ने उसे रोका और मुस्कुराकर बोली, अंकल, मैं समझ सकती हूं आपकी सोच, लेकिन मेरा मानना है कि रिश्ते बराबरी से नहीं, भरोसे और सम्मान से टिकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मैं आपके घर की जिम्मेदारी उठा सकती हूं, तो बाकी बातों की चिंता छोड़ दीजिए। उसकी बातें कमरे में जैसे गूंज उठीं। सरोज ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उनके चेहरे पर अपनापन झलक गया। उन्होंने कहा, तुम में कुछ तो है जो दिल को छू गया। वो शाम कुछ ऐसी थी जिसने माहौल को नरम कर दिया। रिया जब जाने लगी तो सरोज ने कहा, फिर आना बेटी, अगली बार हम तुम्हारे हाथ की चाय पिएंगे। रिया के चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी और जाते जाते उसने आयुष की ओर देखा। वो नजरें जैसे कह रही थी, शायद अब सब ठीक होने वाला है। पर किस्मत को शायद सुकून बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि 2 हफ्ते बाद जब रिश्ता पक्का करने की बात चली, तभी सब कुछ बिखर गया। महेश ने रिया के पिता से कहा, हमारे समाज में थोड़ी बहुत परंपरा निभानी पड़ती है। हम दहेज नहीं मांग रहे, लेकिन अगर कुछ गिफ्ट के तौर पर दिया जाए तो बुरा नहीं लगेगा। रिया के पिता शांत आवाज में बोले, महेश जी, हम अपनी बेटी को आपकी दहलीज पर सिर झुकाकर भेजेंगे, पर उसे बेचकर नहीं। हम चाहें तो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम रिश्ता सामान से नहीं, संस्कार से निभाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेश की आंखों में अहंकार था और रिया के पिता के चेहरे पर आत्मसम्मान। बैठक वही टूट गई। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा।
बस धीमे से बोली, अगर यह रिश्ता दहेज की नींव पर टिकना है तो इसे टूट जाने दीजिए अंकल। मैं भी टूट जाऊंगी, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से रिया और आयुष के बीच दीवारें खड़ी हो गई। आयुष ने कई बार कोशिश की कि पापा को मना सके, पर हर बार वही जवाब मिला, जिस लड़की के घरवाले हमारी इज्जत का ध्यान नहीं रखते उससे शादी करके क्या मिलेगा। और एक दिन जब आयुष रिया से मिलने गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, आयुष, मुझे अब किसी को मनाने की ताकत नहीं रही। शायद हमारे हिस्से में अधूरापन ही लिखा था। वो रोई नहीं, बस मुस्कुराई और धीरे धीरे चली गई। उसकी चाल में जैसे हजारों आंसू छिपे थे जो बाहर नहीं आ पाए। आयुष वही खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसकी रूह से कुछ छीन लिया हो। समय का पहिया घूमता गया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। आयुष अब एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर बन चुका था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, नाम, पैसा, सम्मान। पर भीतर एक सन्नाटा था जो किसी की आवाज से भी नहीं टूटता था। रात के सन्नाटे में जब वो अपनी बालकनी में बैठकर कॉफी पीता तो रिया की हंसी कानों में गूंज उठती। कभी कभी वो खुद से कहता, शायद अगर उस दिन पापा ने थोड़ा सा झुक गए होते तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। सान्या कई बार उसे शादी के लिए कहती, पर हर बार वही जवाब मिलता, दीदी, मैं अब किसी को अपने दिल की जगह नहीं दे सकता। वक्त बीतता गया। एक दिन ऑफिस में एक नई परियोजना, प्रोजेक्ट शुरू हुई और उसी मीटिंग में जब उसने सामने देखा तो उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो रिया थी, सामने बैठी थी, प्रोफेशनल ड्रेस में, आंखों में वही सादगी, पर चेहरे पर एक अजीब सी थकान। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों आमने सामने आए। एक पल को दोनों चुप रहे। फिर आयुष ने हल्के से कहा, कैसी हो रिया? रिया ने धीमी मुस्कान दी, ठीक हूं। और तुम? ठीक तो हूं, पर पहले जैसा नहीं, आयुष ने कहा। रिया की आंखों में एक पल के लिए दर्द तैर गया। फिर उसने नजरें झुका ली। जिंदगी हर किसी को उसकी मर्जी की कहानी नहीं देती, आयुष, उसने धीरे से कहा। कुछ दिन बाद दोनों की बातचीत ऑफिस के बहाने शुरू होने लगी। वो कॉफी ब्रेक, वो पुराने दिनों की यादें, जैसे दोनों को फिर किसी अधूरी राह पर खींचने लगी। लेकिन इस बार रिया के चेहरे पर एक अनकहा बोझ था। आयुष ने कई बार पूछा, रिया, सब ठीक है ना? वो हर बार मुस्कुरा देती, हां, बस थोड़ा बिजी हूं। फिर एक दिन शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद बारिश हो रही थी। रिया अकेली बस स्टॉप पर खड़ी थी और तभी आयुष की कार वहां आकर रुकी। बैठ जाओ रिया, छोड़ देता हूं। रिया थोड़ी झिझकी, फिर बैठ गई। कार में खामोशी थी, सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। आयुष ने पूछा, रिया, तुम कुछ छिपा रही हो मुझसे? रिया की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। कभी कभी हम जो चाहते हैं जिंदगी उससे बहुत अलग देती है, आयुष। मतलब? मेरी शादी हो गई थी 3 साल पहले। आयुष का चेहरा सख्त पड़ गया। थी? उसने धीरे से दोहराया। रिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हां, थी, लेकिन अब मैं अकेली हूं। क्यों? रिया ने अपनी हथेलियों में सिर झुका लिया। वो रिश्ता सिर्फ नाम का था, आयुष। वो आदमी रोज मुझे तोड़ता था, शब्दों से, शक से और अपनी सोच से। और एक दिन उसने मुझे इतना पीटा कि मैं अस्पताल पहुंच गई। तभी मैंने फैसला लिया, अब और नहीं। मैंने उसे छोड़ दिया। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। बारिश रुक चुकी थी, पर दोनों की आंखों में तूफान था। आयुष ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। रिया, अगर मैंने उस दिन पापा से लड़ाई की होती तो आज तुम्हारी ये हालत न होती। रिया ने सिर हिलाया। नहीं आयुष, अगर तुम वो लड़ाई जीत भी जाते तो शायद हम हार जाते, क्योंकि किसी मजबूरी से बने रिश्ते में प्यार नहीं पनपता। उसकी आवाज टूटने लगी। पर जानते हो, मैं आज भी हर सुबह तुम्हारे नाम की दुआ मांगती हूं।
क्योंकि तुम वो इंसान थे जिसने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखाया। आयुष की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर वक्त हमें दोबारा मौका देता तो मैं दुनिया की हर दीवार गिरा देता, सिर्फ तुम्हारे लिए। रिया मुस्कुराई। अब वक्त हमें नहीं, किसी और को मौका देगा। शायद किसी अगले जन्म में हमारी कहानी पूरी होगी। उस रात के बाद रिया ने नौकरी छोड़ दी। कहा गया कि वो किसी और शहर चली गई, शायद नई शुरुआत करने। आयुष की जिंदगी फिर से खाली हो गई। वो हर शाम उसी बस स्टॉप से गुजरता जहां आखिरी बार उसे देखा था। कभी कभी बारिश में वही सीट खाली दिखती और उसे लगता वो यही कही है, बस नजरों से ओझल। सालों बाद जब सान्या के घर में रिया की पुरानी तस्वीर मिली तो उसके पीछे लिखा था, कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती पर उनका असर जिंदगी भर रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय केके को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।